चैप्टर 2 के ऑफिशियल प्रैक्टिस लैब में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बना लिया है कि कैसे प्रोसेसेस लिव करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच करती हैं और लाइटवेट थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में स्प्लिट होती हैं। हालांकि गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टॉप टियर टेक्निकल इंटरव्यूज में सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी नहीं है। प्रेशर में एज के सेज को स्पॉट करने, माइक्रोसेकंड लेवल ओवरहेड्स को कंप्यूट करने और प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस को ट्रेस करने की आपकी एबिलिटी पर आपको टेस्ट किया जाएगा। यह सेक्शन आपकी पैसिव नॉलेज को शार्प एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम अपने हाई यील्ड फार्मूलाज को रिव्यू करेंगे, एग्जाम सेटर्स द्वारा सेट किए गए सबसे कॉमन ट्रैप्स को हाईलाइट करेंगे और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ रिग्रेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के एक क्यूरेटेड सेट को टैकल करेंगे। सेक्शन ब्रेक कोर मेमोरी रिकैप फार्मूलाज और फंडामेंटल्स प्रॉब्लम सेट में डाइव करने से पहले आइए एसेंशियल इक्वेशंस, स्टेट ट्रांजिशन रूल्स और मेमोरी बाउंड्री रूल्स को रिव्यू करते हैं। इसे अपनी क्विक रेफरेंस शीट की तरह समझें। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि यह अलग अलग स्टेट्स के बीच कैसे ट्रांजिशन करता है। एक न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस को रेडी स्टेट में एडमिट किया जाता है और फिर शेड्यूलर द्वारा रनिंग स्टेट में डिस्पैच किया जाता है। रन होने के दौरान कंप्लीशन पर इसे टर्मिनेट किया जा सकता है, रेडी स्टेट में वापस जाने के लिए इंटरप्ट किया जा सकता है या किसी इवेंट या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेटिंग स्टेट में डाला जा सकता है, जिसके बाद ये वापस रेडी स्टेट में रिटर्न हो जाता है। मेमोराइज करने के लिए की फार्मूलाज CPU एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी ईटा। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोसेसेज या थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने और कॉन्टेक्स्ट स्विच रूटीन्स को रन करने के बीच अल्टरनेट करता है तो नेट CPU यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी होती है। ईटा इक्वल टू टी एग्जीक्यूशन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी टी एग्जीक्यूशन प्लस टी ओवरहेड विच इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी Q प्लस C, जहां Q इक्वल टू टाइम क्वांटम या एग्जीक्यूशन बर्स्ट ड्यूरेशन है, C इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड टाइम है। एन टास्क को कंप्लीट करने का टोटल टाइम राउंड रॉबिन टाइम स्लाइसिंग टाइम क्वांटम Q और कॉन्टेक्स्ट स्विच पेनल्टी C के साथ सीक्वेंशियली रन हो रहे एन टास्क के लिए T टोटल इक्वल टू द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n ऑफ T exec ऑफ I प्लस द क्वांटिटी के टाइम्स C, जहां के एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रिगर होने वाले कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का टोटल नंबर है। मैसेज पासिंग लेटेंसी T मैसेज इक्वल टू T सेटअप प्लस 2 टाइम्स T मोड स्विच प्लस द क्वांटिटी मैसेज साइज डिवाइडेड बाय बस ट्रांसफर रेट। सेक्शन ब्रेक प्रोसेस वर्सेस थ्रेड मेमोरी कंपोनेंट मैट्रिक्स। जब मेमोरी ओनरशिप प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हों तो इस ब्रेकडाउन को रेफर करें। यह टेबल एक प्रोसेस और उसके थ्रेड्स के भीतर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स और रजिस्टर्स के स्कोप और शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करती है। हम इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वे जिनका थ्रेड लेवल स्कोप होता है जो प्राइवेट होते हैं और वे जिनका प्रोसेस लेवल स्कोप होता है जो शेयर्ड होते हैं। थ्रेड स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए प्रोग्राम काउंटर, CPU रजिस्टर सेट और एग्जीक्यूशन स्टैक, इन सभी का थ्रेड स्कोप होता है, न कि प्रोसेस स्कोप, जो इन्हें हर एक इंडिविजुअल थ्रेड के लिए प्राइवेट बनाता है, जिसमें एग्जीक्यूशन स्टैक लॉजिकली प्राइवेट होता है। इसके अपोजिट प्रोसेस स्कोप वाले रिसोर्सेज सभी थ्रेड्स के बीच शेयर्ड होते हैं। इनमें कोड के लिए टेक्स्ट सेगमेंट, ग्लोबल्स और स्टैटिक्स के लिए डेटा सेगमेंट, हीप मेमोरी, ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स और सिग्नल हैंडलर्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक, गेट ट्रैप अलर्ट्स, कॉमन एग्जाम पिटफॉल्स। एग्जाम क्रिएटर्स को ऐसे सटल ट्रैप्स सेट करना बहुत पसंद होता है जो उन स्टूडेंट्स को फंसा लेते हैं जो सिर्फ सरफेस लेवल मेमोरी पर रिलाई करते हैं। यहाँ इस डोमेन के 5 सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं और उनसे कैसे बचना है। यह टेक्स्ट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेसेस और थ्रेड्स के बारे में 4 कॉमन मिसकंसेप्शन ट्रैप्स को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, यह एक्सप्लेन करता है कि वेटिंग स्टेट से ट्रांजिशन करने वाले प्रोसेस को रन होने के लिए शेड्यूल होने से पहले रेडी क्यू में एंटर करना होगा, न कि डायरेक्ट रनिंग स्टेट में जाना होगा। सेकंड, यह क्लेरिफाई करता है कि यूजर लेवल थ्रेड आर्किटेक्चर्स में एक थ्रेड द्वारा की गई ब्लॉकिंग कॉल पूरे प्रोसेस को हॉल्ट कर देती है, जो कि कर्नेल लेवल थ्रेड्स के मामले में नहीं होता है। थर्ड, यह हाईलाइट करता है कि थ्रेड स्टैक्स फिजिकली आइसोलेटेड नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि थ्रेड्स एक दूसरे की स्टैक मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वे सेम वर्चुअल एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं। फाइनली, यह नोट करता है कि एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में फोर्क कॉल करने से चाइल्ड प्रोसेस में केवल कॉलिंग थ्रेड ही डुप्लीकेट होता है,
न कि सभी एक्टिव थ्रेड्स। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हर प्रॉब्लम को स्क्रैप पेपर पर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सेक्शन ब्रेक, प्रॉब्लम 1, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन सीक्वेंस वैलिडेशन। क्वेश्चन, कंसीडर कीजिए एक सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी प्रोसेस के लिए इनमें से कौन से स्टेट ट्रांजिशन सीक्वेंसेस वैलिड हैं? किसी भी इनवैलिड सीक्वेंस के लिए प्रिसाइसली बताइए कि वह क्यों फेल होता है। सीक्वेंस S1, न्यू लीड्स टू रेडी लीड्स टू रनिंग लीड्स टू वेटिंग लीड्स टू रेडी लीड्स टू रनिंग लीड्स टू टर्मिनेटेड। सीक्वेंस S2, न्यू लीड्स टू रेडी लीड्स टू रनिंग लीड्स टू वेटिंग लीड्स टू रनिंग लीड्स टू टर्मिनेटेड। सीक्वेंस S3, new leads to running leads to ready leads to terminated. Sequence S4, new leads to ready leads to running leads to ready leads to running leads to terminated. Section break, worked solution। चलिए फंडामेंटल स्टेट ट्रांजिशन रूल्स का यूज करके हर सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करते हैं। एनालिसिस ऑफ S1, न्यू लीड्स टू रेडी वैलिड है। प्रोसेस क्रिएट होता है और रेडी क्यू में एडमिट किया जाता है। रेडी लीड्स टू रनिंग वैलिड है। CPU शेड्यूलर प्रोसेस को सेलेक्ट करता है। रनिंग लीड्स टू वेटिंग वैलिड है। प्रोसेस IO ऑपरेशन या सिस्टम इवेंट रिक्वेस्ट करता है। वेटिंग लीड्स टू रेडी वैलिड है। IO ऑपरेशन कंप्लीट होता है और प्रोसेस वापस रेडी क्यू में प्लेस हो जाता है। रेडी लीड्स टू रनिंग वैलिड है। शेड्यूलर प्रोसेस को फिर से सेलेक्ट करता है। रनिंग लीड्स टू टर्मिनेटेड वैलिड है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। रिजल्ट फॉर S1 वैलिड है। एनालिसिस ऑफ S2, सीक्वेंस एक डायरेक्ट ट्रांजिशन अटेम्प्ट करता है वेटिंग लीड्स टू रनिंग। रूल वायलेशन, वेटिंग स्टेट में एक प्रोसेस के पास CPU एलोकेशन नहीं होता है। जब एक IO डिवाइस फिनिश होता है तो ये इंटरप्ट के जरिए OS को अलर्ट करता है। OS प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रेडी क्यू में मूव करता है। ये शेड्यूलर डिस्पैच से गुजरे बिना सीधे प्रोसेसर कोर पर एग्जीक्यूशन के लिए जंप नहीं कर सकता। रिजल्ट फॉर S2 इनवैलिड है। एनालिसिस ऑफ S3, सीक्वेंस एक डायरेक्ट ट्रांजिशन अटेम्प्ट करता है न्यू लीड्स टू रनिंग। रूल वायलेशन, एक न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस का एड्रेस स्पेस मैप होना चाहिए और शेड्यूलर द्वारा इसे रनिंग में डिस्पैच करने से पहले रेडी स्टेट पूल में PCB इनिशियलाइज होना चाहिए। एक प्रोसेस न्यू स्टेट से सीधे कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। रिजल्ट फॉर S3 इनवैलिड है। S4 का एनालिसिस, न्यू लीड्स टू रेडी लीड्स टू रनिंग वैलिड है। रनिंग लीड्स टू रेडी वैलिड है। यह तब होता है जब एक टाइमर इंटरप्ट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रीइम्पशन ट्रिगर करता है, जिससे रनिंग प्रोसेस वापस रेडी क्यू में चली जाती है। रेडी लीड्स टू रनिंग लीड्स टू टर्मिनेटेड वैलिड है। S4 का रिजल्ट वैलिड है। फाइनल आंसर है कि सीक्वेंसेस S1 और S4 वैलिड हैं। सीक्वेंसेस S2 और S3 इनवैलिड हैं। सेक्शन ब्रेक, प्रॉब्लम 2, क्वांटिटेटिव CPU ओवरहेड और शेड्यूलिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम क्यू इक्वल टू 14 मिलीसेकंड्स के साथ प्रीइम्पटिव राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करता है। प्रोसेसेस के बीच हर कॉन्टेक्स्ट स्विच में C इक्वल टू 2 मिलीसेकंड्स का हार्डवेयर ओवरहेड कॉस्ट लगता है। मान लीजिए एक लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन प्रोसेस P1 है जिसे टोटल TCPU इक्वल टू 80 मिलीसेकंड्स का प्योर CPU प्रोसेसिंग टाइम चाहिए और वह 0 IO ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। प्रोसेस P1 द्वारा एक्सपीरियंस किए गए टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कैलकुलेट कीजिए। प्रोसेस P1 को पूरी तरह से फिनिश करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल इलेप्स्ड टाइम वॉल क्लॉक टाइम कैलकुलेट कीजिए। प्रोसेस P1 के एग्जीक्यूशन के दौरान नेट CPU एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक, वर्कड सॉल्यूशन। स्टेप 1, ब्रेकडाउन ऑफ एग्जीक्यूशन क्वांटा। प्रोसेस P1 को 80 मिलीसेकंड्स का एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए। इसे अप टू 14 मिलीसेकंड्स के स्लाइसेस में शेड्यूल किया जाता है। चलिए TCPU को Q से डिवाइड करते हैं। 80 मिलीसेकंड्स डिवाइडेड बाय 14 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 5 फुल क्वांटा विद अ रिमाइंडर प्रोसेस बर्स्ट। चलिए एग्जीक्यूशन के हर राउंड को ट्रेस करते हैं। बर्स्ट 1 ये 14 मिलीसेकंड्स के लिए रन करता है। रिमेनिंग CPU टाइम नीडेड इक्वल 80 - 14 इक्वल टू 66 मिलीसेकंड्स। कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है स्विच 1 बर्स्ट 2 ये 14 मिलीसेकंड्स के लिए रन करता है।
Remaining CPU time needed equal to 636 minus 14 equal to 52 milliseconds. Context switch होता है switch 2 burst 3 ये 14 milliseconds के लिए रन करता है. Remaining CPU time needed equal to 52 minus 14 equal to 38 milliseconds. Context switch होता है switch 3 burst 4 ये 14 milliseconds के लिए रन करता है. Remaining CPU time needed equal to 38 minus 14 equal to 24 milliseconds. Context switch होता है switch 4 burst 5 ये 14 milliseconds के लिए रन करता है. Remaining CPU time needed equal to 24 minus 14 equal to 10 milliseconds. Context switch होता है switch 5 burst 6 ये फाइनल बचे हुए 10 milliseconds के लिए रन करता है. Remaining CPU time name needed equal to 0 milliseconds. प्रोसेस टर्मिनेट होता है. गेट ट्रैप अलर्ट. क्या कोई प्रोसेस टर्मिनेट होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच पेनल्टी इनकर करता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस या ओएस आइडल लूप को लोड करने के लिए एक फाइनल कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत होती है. जब तक कि इग्नोर टर्मिनेशन स्विच के रूप में स्पेसिफाई न किया गया हो, हम प्रोसेस टर्मिनेशन पर सीपीयू से स्विच ऑफ को काउंट करते हैं. चलिए दोनों केसेज को क्लियरली लिस्ट करते हैं. एग्जीक्यूशन के दौरान कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इक्वल टू 5, टर्मिनेशन पर कॉन्टेक्स्ट स्विच इक्वल टू 1, टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इक्वल टू 6. स्टेप 2 टोटल इलेप्सर वर्क क्लॉक टाइम कैलकुलेट करें. टोटल टाइम इक्वल टू टीसीपीयू प्लस द क्वांटिटी के टाइम्स सी. टोटल टाइम इक्वल टू 80 milliseconds प्लस the quantity 6 times 2 milliseconds which equals 80 milliseconds plus 12 milliseconds which equals 92 milliseconds. Note: अगर क्वेश्चन एजम्पशंस द्वारा टर्मिनेशन कॉन्टेक्स्ट स्विच को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो के इक्वल टू 5, टोटल टाइम इक्वल टू 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 milliseconds. स्टेप 3 नेट सीपीयू एफिशिएंसी ईटा कंप्यूट करें. Eta equal to useful processing time divided by total elapsed time which equals 80 milliseconds divided by 992 milliseconds which is approximately 0.86956 resulting in 86.96%. Section break. Problem 3. Shared versus thread private data identification. Question. एक सी एप्लीकेशन दो concurrent POSIX threads thread A और thread B क्रिएट करता है जो एक सिंगल लिनक्स प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं. नीचे दिए गए कोड स्निपेट्स और वेरिएबल डिक्लेरेशंस को कंसीडर करें. यह सी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज ड्यूरेशंस और वेरिएबल स्कोप्स को इलस्ट्रेट करता है. यह ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन करता है, एक वर्कर थ्रेड फंक्शन एस्टेब्लिश करता है और लोकल स्टैक बेस्ड वेरिएबल्स और हीप पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करता है. ऊपर दिए गए 4 वेरिएबल्स में से हर एक के लिए आइडेंटिफाई करें वह मेमोरी सेगमेंट जहां वेरिएबल एलोकेटेड है. क्या वेरिएबल थ्रेड ए और थ्रेड बी के बीच शेयर्ड है या हर थ्रेड के लिए प्राइवेट है? और क्या होता है अगर थ्रेड ए वेरिएबल वैल्यू को मॉडिफाई करता है? सेक्शन ब्रेक वर्कर सॉल्यूशन. ये रेफरेंस टेबल डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन और थ्रेड सेफ्टी को एक्सप्लेन करती है. यह डिस्क्राइब करती है कि कैसे ग्लोबल डेटा सेगमेंट स्टैटिक मेमोरी और हीप में स्टोर किया गया डेटा थ्रेड्स के बीच शेयर किया जाता है, जिसका मतलब है कि एक थ्रेड द्वारा किए गए चेंजेस दूसरों को दिखाई देते हैं. दूसरी तरफ यह एक्सप्लेन करती है कि एक थ्रेड के प्राइवेट स्टैक पर एलोकेट किए गए वेरिएबल्स सेपरेट रखे जाते हैं, जिससे यह इंश्योर होता है कि एक थ्रेड द्वारा किए गए मॉडिफिकेशंस दूसरे के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं. एनालिटिकल ब्रेकडाउन ग्लोबल काउंटर. ये प्रोसेस वाइड डेटा सेगमेंट में रहता है. प्रोसेस के अंदर चलने वाला हर थ्रेड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए बिल्कुल सेम फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस शेयर करता है. फाइल एक्सेस काउंट सी में स्टैटिक वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ डेटा सेगमेंट में एलोकेट होते हैं. स्टैटिक कीवर्ड. कंपाइलर आइडेंटिफायर विजिबिलिटी को सोर्स फाइल तक रिस्ट्रिक्ट करता है लेकिन मेमोरी परमिशंस को चेंज नहीं करता है. अंडरलाइंग मेमोरी सभी थ्रेड्स के बीच शेयर्ड होती है. लोकल लूप इंडेक्स फंक्शन बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर्ड होता है जब थ्रेड ए और थ्रेड बी कंप्यूट कर्नेल को इन्वोक करते हैं तो ओएस हर थ्रेड के एग्जीक्यूशन स्टैक पर अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स यानी स्टैक फ्रेम्स एलोकेट करता है. थ्रेड ए और थ्रेड बी अपने प्राइवेट स्टैक्स पर आइसोलेटेड इंटीजर वैल्यूज मेंटेन करते हैं. डायनेमिक एरे टारगेट मेमोरी, जबकि लोकल पॉइंटर वेरिएबल डायनेमिक एरे खुद स्टैक पर रहता है मैलोक द्वारा एलोकेटेड.
रैम का ब्लॉक प्रोसेस हीप में रहता है, हीप प्रोसेस वाइड होता है। अगर थ्रेड ए डायनेमिक एरे में स्टोर्ड एड्रेस को थ्रेड बी को पास करता है तो थ्रेड बी हीप मेमोरी एलिमेंट्स को सीधे मॉडिफाई कर सकता है। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्वेश्चन सिस्टम आर्किटेक्ट्स एक ऐसे सिस्टम के लिए शेयर्ड मेमोरी आईपीसी और मैसेज पासिंग आईपीसी के बीच चूज कर रहे हैं जो प्रोसेस पी एक्स से प्रोसेस पी वाई तक टेलीमेट्री डेटा स्ट्रीम करता है। ऑप्शन 1 मैसेज पासिंग कर्नल मीडिएटेड फिक्स्ड सेटअप ओवरहेड पर मैसेज टी सेटअप इक्वल्स 5 माइक्रोसेकंड्स। इसमें हर मैसेज के लिए 2 कर्नल मोड स्विचेस की जरूरत होती है। ओपन ब्रैकेट यूजर लीड्स 2 कर्नल लीड्स टू यूजर क्लोज ब्रैकेट टी स्विच इक्वल्स 2 माइक्रोसेकंड्स टोटल। मेमोरी कॉपी रेट 1 माइक्रोसेकंड पर 100 बाइट्स ट्रांसफर्ड ओपन ब्रैकेट। इसके लिए 2 कॉपीज की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर लीड्स 2 कर्नल बफर लीड्स 2 कंज्यूमर क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन 2 शेयर्ड मेमोरी सिस्टम 1 टाइम रीजन एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट टी इनिट इक्वल्स 150 माइक्रोसेकंड्स। एक बार सेटअप कंप्लीट होने के बाद मैसेज 0 मोड स्विच कॉस्ट लगती है ओपन ब्रैकेट 0 माइक्रोसेकंड्स क्लोज ब्रैकेट। डायरेक्ट मेमोरी कॉपी रेट 1 माइक्रोसेकंड पर 100 बाइट्स ओपन ब्रैकेट। इसमें 1 डायरेक्ट मेमोरी कॉपी की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर लीड्स 2 शेयर्ड मेमोरी रीजन क्लोज ब्रैकेट। टास्क आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम नंबर ऑफ 100 बाइट डेटा मैसेजेस जिन्हें ट्रांसमिट किया जाना चाहिए ताकि शेयर्ड मेमोरी आईपीसी ओवरऑल मैसेज पासिंग आईपीसी से ज्यादा लेटेंसी एफिशिएंट हो जाए। सेक्शन ब्रेक वर्कड सॉल्यूशन स्टेप 1 मैसेज पासिंग किंग के लिए टोटल टाइम इक्वेशन टीएमपी फॉर्मुलेट कीजिए। हर सिंगल 100 बाइट मैसेज के लिए सेटअप ओवरहेड इक्वल्स 5 माइक्रोसेकंड्स मोड स्विच कॉस्ट इक्वल्स 2 माइक्रोसेकंड्स। डेटा कॉपी कॉस्ट ओपन ब्रैकेट 100 बाइट्स की 2 कॉपीज क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 2 टाइम्स 1 माइक्रोसेकंड इक्वल्स 2 माइक्रोसेकंड्स। टोटल लेटेंसी पर मैसेज इक्वल्स 5 + 2 इक्वल्स 9 माइक्रोसेकंड्स। एम मैसेजेस के लिए टीएमपी ऑफ एम इक्वल टू एम टाइम्स 9 माइक्रोसेकंड्स। स्टेप 2 शेयर्ड मेमोरी के लिए टोटल टाइम इक्वेशन टीएसएचएम फॉर्मुलेट कीजिए। शेयर्ड मेमोरी के लिए हम एक बार फिक्स्ड सेटअप कॉस्ट पे करते हैं ओपन ब्रैकेट 150 माइक्रोसेकंड्स क्लोज ब्रैकेट। एम मैसेजेस में से हर एक के लिए सेटअप ओवरहेड इक्वल्स 0 माइक्रोसेकंड्स मोड स्विच कॉस्ट इक्वल्स 0 माइक्रोसेकंड्स। डेटा कॉपी कॉस्ट ओपन ब्रैकेट 100 बाइट्स की 1 डायरेक्ट कॉपी क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 1 माइक्रोसेकंड। एम मैसेजेस के लिए टोटल लेटेंसी टीएसएचएम ऑफ एम इक्वल टू 150 माइक्रोसेकंड्स प्लस द क्वांटिटी एम टाइम्स 1 माइक्रोसेकंड। स्टेप 3 ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कीजिए टीएसएचएम लेस देन टीएमपी। हम ऐसा एम फाइंड करना चाहते हैं जिससे 150 + 1 टाइम्स एम इज लेस देन 9 टाइम्स एम। 150 is less than 8 times m. m is greater than 150 over 8. m is greater than 18.75. चूंकि मैसेजेस का नंबर m एक डिस्क्रीट इंटीजर होना चाहिए। m सबस्क्रिप्ट थ्रेशहोल्ड इक्वल्स 19 मैसेजेस। वेरिफिकेशन m इक्वल्स 18 मैसेजेस के लिए tmp इक्वल्स 18 टाइम्स 9 इक्वल्स 162 माइक्रोसेकंड्स। tshhm इक्वल्स 150 प्लस 18 इक्वल्स 168 माइक्रोसेकंड्स। सेटअप ओवरहेड के कारण मैसेज पासिंग अभी भी फास्टर है। एम इक्वल्स 19 मैसेजेस के लिए टीएमपी इक्वल्स 19 टाइम्स 9 इक्वल्स 171 माइक्रोसेकंड्स। टीएसएचएम इक्वल्स 150 प्लस 19 इक्वल्स 169 माइक्रोसेकंड्स। शेयर्ड मेमोरी अब फास्टर है। फाइनल आंसर 19 मैसेजेस या उससे ज्यादा पर शेयर्ड मेमोरी आईपीसी मैसेज पासिंग आईपीसी को आउट परफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 5 थ्रेडिंग मॉडल्स अंडर हैवी ब्लॉकिंग आईओ। क्वेश्चन मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन 4 कोर सीपीयू सिस्टम पर रन कर रही है। ये एप्लीकेशन 8 इंडिपेंडेंट कॉन्करेंट टास्क को हैंडल करती है। हर टास्क अपने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का 80% डिस्क आईओ ऑपरेशंस और ब्लॉकिंग कॉल्स के वेट में बिताता है और 20% सीपीयू पर कंप्यूट करने में। फॉलोइंग 2 आर्किटेक्चरल मैपिंग मॉडल्स के तहत सिस्टम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए। आर्किटेक्चर एक्स मेनी टू 1 M21 यूजर लेवल थ्रेडिंग मॉडल जिसमें सभी 8 यूजर थ्रेड्स 1 कर्नेल थ्रेड से मैप्ड हैं। आर्किटेक्चर वाई 121 कर्नेल लेवल थ्रेडिंग मॉडल जिसमें सभी 8 यूजर थ्रेड्स 8 इंडिविजुअल कर्नेल थ्रेड्स से मैप्ड हैं।
डिटरमाइन कीजिए कि कौन सा आर्किटेक्चर हायर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है और एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों। सेक्शन ब्रेक। वर्कर सॉल्यूशन। यह डायग्राम टू थ्रेडिंग मॉडल्स के बीच के डिफरेंस को समझाता है। मेनी टू वन आर्किटेक्चर में मल्टीपल यूजर थ्रेड्स एक सिंगल कर्नेल थ्रेड से मैप होते हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ वन सीपीयू कोर ही यूटिलाइज होता है जबकि बाकी आइडल रहते हैं। इसके अपोजिट वन टू वन आर्किटेक्चर हर यूजर थ्रेड को एक डेडिकेटेड कर्नेल थ्रेड से मैप करता है, जिससे वर्कलोड सभी अवेलेबल सीपीयू कोर्स पर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस एनालिसिस। इवैल्यूएटिंग आर्किटेक्चर एक्स मेनी टू वन या M2 1 ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल 8 यूजर थ्रेड्स के बारे में कंप्लीटली अनअवेयर है। यह सिर्फ वन कर्नेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देखता है। मल्टी कोर लिमिटेशन। क्योंकि कर्नेल सिर्फ वन थ्रेड देखता है, इसलिए यह किसी भी मोमेंट पर प्रोसेस को सिर्फ वन सीपीयू कोर पर ही शेड्यूल कर सकता है। बाकी बचे हुए 3 सीपीयू कोर्स कंप्लीटली आइडल बैठे रहते हैं। आईओ ब्लॉकिंग कैस्केड। जब कोई भी यूजर थ्रेड ब्लॉकिंग डिस्क रीड कॉल एग्जीक्यूट करता है तो इस कर्नेल सिंगल अंडरलाइन कर्नेल थ्रेड को सस्पेंड कर देता है। इसके रिजल्ट के रूप में पूरी एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है और बाकी के सभी 7 यूजर थ्रेड्स रन होने से ब्लॉक हो जाते हैं, भले ही वे सीपीयू पर कंप्यूट करने के लिए रेडी क्यों न हों। इवैल्यूएटिंग आर्किटेक्चर वाई 1 to 1 या 1 to 1 कर्नेल 8 इंडिविजुअल कर्नेल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स मेंटेन करता है। मल्टी कोर यूटिलाइजेशन। ओएस शेड्यूलर 8 कर्नेल थ्रेड्स को एक साथ सभी 4 सीपीयू कोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग मैक्सिमाइज होती है। नॉन ब्लॉकिंग रेजिलियंस। जब थ्रेड 1 एक ब्लॉकिंग डिस्क कॉल इश्यू करता है तो ओएस सिर्फ थ्रेड 1 को सस्पेंड करता है। बाकी के 7 कर्नेल थ्रेड्स बचे हुए अवेलेबल सीपीयू कोर्स पर एग्जीक्यूट होना कंटिन्यू रखते हैं। कंक्लूजन। आर्किटेक्चर वाई 1 to 1 कर्नेल लेवल थ्रेड्स इस वर्कलोड के लिए ड्रामेटिकली सुपीरियर है। यह ट्रू हार्डवेयर कोर पैरेललिज्म अचीव करता है और ब्लॉकिंग आईओ कॉल्स की वजह से होने वाले सिस्टम फ्रीज को रोकता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 2 मास्टरी सेल्फ चेक। चैप्टर 2 के लिए इस फाइनल डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को रिव्यू करने के लिए थोड़ा समय लें। अगर आप कॉन्फिडेंटली हर आइटम का आंसर दे सकते हैं तो आप कहीं भी प्रोसेस और थ्रेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए रेडी हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एनाटॉमी। क्या आप जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान कौन से फील्ड्स बदलते हैं और कौन से कांस्टेंट रहते हैं? स्टेट ट्रांजिशंस। क्या आप वैलिड प्रोसेस स्टेट मूवमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं और फॉरबिडन जंप्स को पकड़ सकते हैं, जैसे कि वेटिंग से रनिंग आईपीसी चॉइसेस? क्या आप जानते हैं कि कब शेयर्ड मेमोरी हाई वॉल्यूम लो सेटअप कंस्ट्रेंट रिकमेंड करना है वर्सेस मैसेज पासिंग स्मॉल पेलोड्स हाई आइसोलेशन थ्रेड मेमोरी मैपिंग? क्या आप तुरंत पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन से मेमोरी एरियाज शेयर्ड हैं? हीप डेटा कोड वर्सेस प्राइवेट स्टैक रजिस्टर्स पीसी थ्रेडिंग आर्किटेक्चर्स? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हायर कर्नेल स्विच कॉस्ट्स के बावजूद 1 to 1 मॉडल्स मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर डोमिनेट क्यों करते हैं? सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। चैप्टर 2 के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करने के लिए बधाई, आपने मास्टर कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेसेस और थ्रेड्स का यूज करके लिविंग प्रोग्राम्स को कैसे मैनेज आइसोलेट और मल्टीप्लेक्स करते हैं। अब जब हमारे पास रेडी क्यू में मल्टीपल थ्रेड्स और प्रोसेसेस लाइन अप हैं तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है कि अगला कौन सा प्रोसेस सीपीयू कोर पर रन होगा और कितने समय के लिए। हमारे अगले सेक्शन 3.1 में हाई सीपीयू शेड्यूलिंग मैटर्स प्रीएम्प्टिव वर्सेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हम चैप्टर 3 की शुरुआत उन कोर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर को पावर देते हैं।